युद्ध कला में सर्वोच्च उत्कृष्टता दुश्मन के प्रतिरोध को बिना लड़े तोड़ना है, ये सन त्सू ने कहा था। नमस्कार। ओआरएफ यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख ऑपरेशन सिंदूर, भारत की पाकिस्तान रणनीति पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी अहम हो सकता है। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो हाल की घटनाएं हुई और भारत ने जो प्रतिक्रिया दी उसके रणनीतिक मायने क्या है, जैसा कि ओआरएफ के इस लेख में बताया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मामला क्या था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत भयानक आतंकी हमला हुआ था। 26 नागरिक मारे गए थे उसमें। और लेख ये कहता है कि पाकिस्तान जिस तरह आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसे अक्सर एक कम लागत वाली, मतलब लो कॉस्ट रणनीति की तरह देखा जाता है। इसके जवाब में फिर भारत ने क्या किया? भारत ने 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और जो खास बात है वह है पाकिस्तानी पंजाब, वहां आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। पाकिस्तानी पंजाब? हाँ, ये अहम बात है। 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी पंजाब के इतने अंदर जाकर मुरिद के और बहावलपुर जैसे इलाकों पर हमला किया। ये इलाके लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गुटों के, आप कह सकते हैं, गढ़ माने जाते हैं। वही गुट जो भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। तो जाहिर है ये तनाव में एक बहुत बड़ा इजाफा था। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी पंजाब पर हमला, जी ये तो वाकई एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन लगता है। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल, इसके ठीक बाद 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कुछ मुख्य एयरबेस सरगोदा, रहीम यार खान, नूर खान, इन पर भी बड़े सटीक हमले किए। और इसके फौरन बाद ही पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने संघर्ष विराम के लिए संपर्क किया। तो क्या ये मान लें कि ये सरकार की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है? क्योंकि लेख कहता है कि शायद पिछली सरकारें इस तरह के सीधे सैन्य टकराव से बचती थीं। हाँ, लेख इसी तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि शायद मौजूदा सरकार वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का जवाब देने के लिए ज्यादा मुखर है, ज्यादा बल प्रयोग करने को तैयार है। लेकिन लेख साथ में ये भी चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये जो सैन्य सफलता मिली है ये शायद अस्थायी हो और भविष्य में तनाव और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। लेख ऐसा क्यों कहता है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन काफी नहीं हो सकता? सुनने में तो ऑपरेशन सिंदूर काफी प्रभावी लगता है। देखिए, सैन्य कार्रवाई अपनी जगह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, लेकिन वो पूरी रणनीति का शायद एक ही हिस्सा हो सकती है। लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पाकिस्तान का जो जिहादी ढांचा है, खासकर जो पंजाब से चलता है, उसे अगर सच में कमजोर करना है तो सिर्फ हवाई हमलों से ज्यादा कुछ चाहिए। मतलब गहरी और लगातार चलने वाली गुप्त कार्रवाई, कोवर्ट एक्शन जिसे कहते हैं। गुप्त कार्रवाई? हाँ, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का गढ़ है, जिहादी भर्ती का बड़ा सोर्स है, और लेख के मुताबिक उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अब तक भारतीय पैठ को रोकने में काफी हद तक सफल रही हैं। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे खुफिया ऑपरेशंस की जरूरत। जैसे लेख में शायद वो 2000 के चित्ती सिंहपुरा हमले का भी जिक्र है, जहां हमलावरों को पकड़ने या बेअसर करने में नाकामी हाथ लगी थी। वो इसी सीमा को दिखाता है क्या? बिल्कुल सही। वो घटना गुप्त क्षमताओं की चुनौतियों को ही दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सैन्य हमलों पर निर्भर रहने के भी अपने जोखिम हैं। जैसा लेख बताता है, हर आतंकी हमले के बाद भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वो पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाए और एक तरह से जीत हासिल करें, वरना ये भविष्य के हमलों को रोकने में शायद उतना कारगर ना रहे। और साथ ही हर बार तनाव बढ़ाने की जिम्मेदारी वो भारत पर आ जाती है। तो अगर सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी नहीं है, जैसा लेख सुझा रहा है, तो फिर भारत के पास रणनीतिक तौर पर क्या रास्ते बचते हैं? यहां पर लेख 2 क्लासिक सैन्य रणनीतियों का जिक्र करता है। एक जर्मन सैन्य इतिहासकार थे, हैंस डालब्रुक। उन्होंने 2 तरह की स्ट्रैटेजी बताई। एक है निडरवेयरफुंग स्ट्रैटेजी, मतलब विनाश की रणनीति, दुश्मन को पूरी तरह कुचल देना। और दूसरी है एरमुटुंग स्ट्रैटेजी, यानी थकावट या घर्षण की रणनीति, दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर करना। अच्छा, विनाश और थकावट। हाँ, तो जो पहली है विनाश की रणनीति, उसके लिए बहुत बड़ी निर्णायक सैन्य जीत चाहिए। लेख का मानना है कि भारत के लिए ये फिलहाल मुश्किल है। हमारी मौजूदा क्षमताएं,
इसमें लगने वाला भारी खर्च और फिर चीन के साथ 2 मोर्चे वाली चुनौती, ये सब देखते हुए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरह जल्दी युद्ध विराम मान लिया, वो भी शायद यही दिखाता है कि हम विनाश वाली रणनीति के लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं थे। तो फिर ये दूसरी वाली रणनीति, थकावट या घर्षण वाली एर्मटुंग्स स्ट्रैटेजी, ये ज्यादा व्यवहारिक लगती है। लेक का झुकाव इसी तरफ है। हाँ, इस रणनीति में क्या होता है कि आप सैन्य कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्थिक दबाव बनाना। उदाहरण के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित करने की बात करना, या FATF की ग्रे लिस्टिंग, जिससे पाकिस्तान काफी समय तक जूझा है। और सबसे जरूरी, एक मजबूत और लगातार चलने वाली गुप्त कार्रवाई, कोवर्ट एक्शन। तो इसमें गुप्त कार्रवाई का रोल बहुत अहम हो जाता है। बहुत अहम। इस तरह की रणनीति के लिए, मतलब जिसमें गुप्त कार्रवाई पर जोर हो, उसके लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और बहुत सारे संसाधन, बेहतरीन खुफिया जानकारी, समय, भाषा का ज्ञान, पैसा, लोग, तकनीक, सब कुछ। लेकिन ये जोखिम और लागत को संतुलित करती है और लंबे समय में ज्यादा फायदा दे सकती है। लेख में इजराइल का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे उसने ईरान के खिलाफ इस तरह की रणनीति अपनाई है। तो कुल मिलाकर ORF के इस लेख का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीधे सैन्य कदम जरूरी हो सकते हैं, पर शायद वे अकेले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काफी नहीं है। एक ज्यादा व्यापक, धैर्यवान और संसाधनों से भरपूर घर्षण रणनीति, जिसमें गुप्त कार्रवाई पर खास जोर हो, वो शायद आगे का सही रास्ता हो सकता है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर की असली परीक्षा तो भविष्य में होगी। क्या ये वाकई बड़े आतंकी हमलों को रोक पाता है? अगर नहीं रोक पाता तो लेख के अनुसार भारत शायद वही सीधी सैन्य कार्रवाई और कुछ न करने के बीच झूलता रह सकता है। इसलिए अगर लगातार प्रतिरोध करना है तो भविष्य की सरकारों में एक रणनीतिक स्थिरता, एक स्ट्रैटेजिक कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। क्या भारत वो जरूरी धैर्य, संसाधन और सबसे बढ़कर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटा सकता है जो एक असरदार घर्षण रणनीति, खासकर उसके मुश्किल गुप्त कार्रवाई वाले हिस्से को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए चाहिए? खासकर तब जब राजनीतिक माहौल अक्सर तुरंत दिखने वाले नतीजों का दबाव डालता है। इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सोचते रहिए।